तो आजकल उर्दू का मतलब है कठमुल्ला, उर्दू का मतलब है बैकवर्ड, उर्दू का मतलब है हर तरह से वंचित। तो पैरों के नीचे से उसको मस्मार करके, उसको अपने एड़ियों से उसको कुचल के वो चाहते हैं कि एक ऐसी जेनरेशन पैदा हो जो मुसलमानों की नफ़रत, मुसलमानों के लिए उसको नफ़रत हो। कि भारत का और भारतीय मुसलमान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, फ्यूचर तो बहुत ग्रिम है इस वक्त। इस वक्त कोई रास्ता नज़र आता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनीतिक तौर पर एक चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी है, या फिर ये कहें कि राजनीति का केंद्र बन चुकी है मुस्लिम मोदी सरकार और मुल्क। इसको लेकर आए दिन तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार मोदी सरकार में मुसलमानों की हालात क्या हैं। एक तरफ PM मोदी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि सबके साथ सबके विकास के नारे पर जोर देते हैं, लगातार मंचों से यही योजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी के बाकी नेता जो हैं वो कभी उर्दू, कभी कठमुल्ला जैसे बयान देते हैं, विवादित बयान या फिर घटिया बयान जिनको हम कहें, जिसको लेकर विवाद भी काफ़ी तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार मोदी और मुसलमान ये रिश्ता 10 सालों के भीतर कितना कमज़ोर या मजबूत हुआ है। आज बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सैयदा हमीद जी, जो कि लेखिका भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और यह कहें कि तमाम ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखती रहती हैं। हर मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करने वाली सैयदा हमीद हमारे साथ हैं, जो योजना आयोग की पूर्व सदस्य भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और मैम, शुरुआत किससे की जाए, क्योंकि आप भी कई लेख लिख चुकी हैं, कई किताबें लाई हैं। बीइंग मुस्लिम, बीइंग इंडियन, इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी पहचान ये भी है कि 75 साल मुस्लिम महिला कैसे अपना सफ़र तय करते आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? बीइंग इंडियन, बीइंग मुस्लिम, कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र तो बहुत ही दिलफरेब रहा, बहुत खूबसूरत रहा, मगर पिछले 10 साल और अब 11वां साल शुरू है, हालात बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। हालात बिल्कुल एक पलटा खा गए हैं। 2002 में 6 औरतों के डेलीगेशन के साथ जो मैंने लीड किया था, मैं गई गुजरात कार्नेज, गुजरात में जो दर्दनाक फसाद हुआ था उसको चश्मदीद गवाही देने के लिए मैं गई। तो अब समझिए वो ज़ख्म तो कभी नहीं भरेगा जो हमने औरतों का, 1000 लोग कत्ल हुए, बेदर्दी से मारे गए, औरतों का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया। शाह आलम कैंप में और जूहापुरा में जो हमने साइंस देखे थे, चलिए वो उसको 22 साल गुजर गए। जिस औरत ने इसके लिए अपने शौहर को अपनी आँखों के सामने और उसके साथ 70 लोगों को कत्ल होते हुए देखा, ज़किया जाफरी, वो भी गुजर गई। उन्होंने भी 22 साल तक लड़ाई की, वो भी हालात हुए। एक तरह से देखा जाए तो ये जो सरकार है और इसके जो रहबर हैं, इसके जो लीडर हैं, वो हर एक इस्लामिक मुल्क में जाके सबसे गले मिलते हैं, सबसे इजहार मोहब्बत करते हैं। जो बयान इस वक्त आपने हमको योगी आदित्यनाथ का सुनाया है, वो भी जब कोई आता है वो भी उसके सामने अपनी तरह, अपने तौर से बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत खुश होते हैं, मगर उनके दिल में ये खटक है कि कहीं ऐसा न हो कि अगर हमने इस वक्त अपने आप को बहुत सख्ती से और बहुत इंतहा से ज़्यादा हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल फैलाएंगे हम, और इस तरह से कि हम उर्दू, जैसे उर्दू ज़बान है, उर्दू शायरी की ज़बान है, उर्दू फ़लसफ़े की ज़बान है, उर्दू में जो बेहतरीन अदब है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। कोई ये नहीं है कि
सिर्फ हिंदुस्तान में है या सिर्फ इन ममालिक में है, पर इंटरनेशनल डायस्पोरा में उर्दू बहुत उसका ऊंचा मकाम है। अब उर्दू ही को ले लीजिए, तो इस वक्त आपने जो हमको जो बयान मुझे सुनाया है वो एक तरह से उर्दू का मतलब ये है कि बैकवर्डनेस, उर्दू का मतलब है कि एक बहुत ही ख़राब लफ्ज़ है जो कठमुल्लापन, जिसका इस्तेमाल बहुत ही अब कैजुअली और बहुत ही ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबली होता है उसका। तो आजकल उर्दू का मतलब है कठमुल्ला, उर्दू का मतलब है बैकवर्ड, उर्दू का मतलब है हर तरह से वंचित। तो ये उर्दू ज़बान की फ़िलॉसफ़ी, शायरी, उसका एक तरह से उसका विक़ार जो है, उसका जो दुनिया में जो उसकी एक चर्चा है, उस सब को एक तरह से रद्द करके और उसको पैरों के नीचे से उसको मस्मार करके, उसको अपने एड़ियों से उसको कुचल के, वो चाहते हैं कि एक ऐसी जनरेशन पैदा हो जो मुसलमानों की नफ़रत, मुसलमानों के लिए उसको नफ़रत हो। और ये कोशिश कर रहे हैं बच्चों को इस तरह से, जो स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको इस तरह से एक तरह से उनको यानी उनकी तालीम जो है वो इस तरह की नफ़रत आमेज़ हालात में उनकी तालीम हो और वो एक तरह से बैकवर्ड होते चले जाएं। लेकिन मैम, जिस तरीके से हमने और आपने बचपन से भारत की कह लीजिए संस्कृति रही है, खूबसूरती रही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। यानी कि कई लोगों ने संस्कृति पढ़ी, कई लोगों ने उर्दू पढ़ी, मैं मुसलमान हूँ, मैंने संस्कृति पढ़ी। तो ये तो पहचान है हम लोगों की मोहब्बत की। लेकिन इसी मोहब्बती उर्दू ज़ुबान को आखिरकार बीजेपी किस वे में दर्शाने की कोशिश कर रही है? क्या यही घोषित करने में लगी है कि उर्दू ज़ुबान जो है वो कठमुल्लापन और आतंकवादी जैसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं? क्योंकि हर चीज़ जो, अव्वल तो ये कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। बेहतरीन नॉन मुस्लिम, बेहतरीन हिंदू शायर, लेखक आनंद नारायण मुल्ला, जगन्नाथ आज़ाद, किस के मैं आपको नाम लूँ जिन्होंने बेहतरीन शायरी की है, बेहतरीन स्टैंडर्ड की शायरी की है, स्टैंडर्ड का लिखा है। लिटरेचर के बहुत बड़े बड़े कद्दावर लोग पैदा हुए हैं। मैम, 75 साल भारतीय मुस्लिम महिला की पहचान आप रखती हैं। मैं आपका एक लेख पढ़ रही थी जिसमें आप ये कह रही थी कि आप अपनी पहचान बताने में, अपने नाम बताने में डरा करती थी जिस टाइम आज़ादी का दौर चल रहा था। क्या कुछ उस बारे में आप बताना चाहेंगे? ड्रॉप सुनो आबिदा, द मिंगल विद द ओशन इज एक्सटेसी ऑफ अ ड्रॉप, व्हेन पेन रीचेस अ ज़ीनत इट बिगिंस इट्स ओन क्योर। इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना, बख्शे है जलवे गुल ज़ौक़ तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। इसका मतलब है द स्प्लेंडर ऑफ द रोज़ evokes the desire for sight, the eye should open in every state and see all। ये मिर्ज़ा गालिब है, ठीक है। ये है इशरत क़तरा। तो मेरी ज़िंदगी इशरत क़तरा है। मैं सोचती थी कि मैं दरिया में फ़ना हो जाऊंगी तो बस मेरे लिए बहुत, मगर अब मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ये दरिया जो है ये एक जहर का दरिया हो गया है। तो मैंने ज़िंदगी के बहुत खुशनुमा साल गुजारे हैं, मगर पिछले 11 साल हो जाएंगे, इसमें जो एक तरह की 2002 से लेके जो हमारे दिल में एक तरह का तूफ़ान आया है, वो बिल्कुल उसकी मौत जो है वो बिल्कुल हमें फ़ना कर रही है। मतलब ये कि इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो मैं अंग्रेज़ी में नहीं बोल रही, मैं उर्दू ही में बोल रही हूँ। तो ये है मेरी किताब। हाँ, ये आपकी किताब। और इसी किताब में आपने जिक्र किया है कि आपको अपनी पहचान, अपना नाम बताने में डर लगता था जिस टाइम आज़ादी का दौर चल रहा था। उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात क्या बिल्कुल
एक जैसे लगते हैं क्योंकि अभी भी नाम से कपड़ों से पहचान कर चिन्हित कर कर प्रताड़ित किया जा रहा है। जब तब तो 57 में जो कत्लेआम हुआ था 1947 में, मैं बहुत ही छोटी थी, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है मुझे अपना नाम बताने में हेजिटेशन थी, और यकीनन अगर नाम बताती थी तो बच्चियां खेलने से इनकार कर देती थी। फिर हमारे ऊपर एक तरह से नई सहर हुई, और जो हमारे रहबर थे, जो हमारे लीडर थे, उन्होंने हमें एक नया ज़िंदगी दी, और फिर हमारी वी जस्ट रोज़ एंड रोज़ एंड रोज़। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो डर था, ये जो खौफ था, ये जो हेजिटेशन थी, सब ख़त्म हो गई, और हम पूरे तौर से हिंदुस्तान के आज़ादी में, हिंदुस्तान के नेशनलिज्म में इन्वॉल्व हो गए। और फिर तो आपने जो देखा होगा कि बहुत साल मैं बाहर भी रही, फिर वापस आई, तो फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन, प्लानिंग कमीशन, आज इस वक्त अभी एक बहुत बड़ी औरतों का एक जलसा हो रहा है जहाँ से मैं अभी आ रही हूँ। वहाँ मुझे इतना सराहा गया, क्योंकि जो 5 ईयर प्लान्स थे, जो और सारे मर्द ही मर्द थे मेरे इर्द गिर्द, मैं एक अकेली औरत और मैं एक मुसलमान औरत, तो सारे मेरे इर्द गिर्द मर्द ही मर्द थे। तो उनको प्लानिंग में उनको औरतों का कुछ नज़र नहीं आता था। जो भी प्लानिंग है उसमें सब मर्द ही मर्द। तो मैंने हर चैप्टर में मैंने औरतों को इंट्रोड्यूस कराया, औरतों का इसमें क्या है, औरतों का इसमें एग्रीकल्चर में क्या है, हर एस्पेक्ट में औरतों का पार्टिसिपेशन। तो ये अब मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि तुमने इतना बड़ा काम किया है कि जिसकी कोई हद नहीं, ये 11वीं और 12वीं योजना में, और किस कदर मुश्किल था मुझे करना, मगर धीरे 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 करके मैंने उस चीज़ को कर दिखाया। और दूसरा काम जो मैंने किया है कि हमेशा प्लानिंग होती थी अलग अलग ऐवानों में, कमरों में, दफ्तरों में, मैंने प्लान को मैं ले गई फील्ड पे, और मैंने पूरा प्लानिंग को खोल दिया कि जिसको चाहे, जो चाहे हमारे पास आए, और हम मेंबर्स बैठेंगे, कोई किसी के बाबू के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आए, अपनी बात कहें और हम उसको सुने, और फिर जहाँ तक हो सकता है हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये 2 काम मैंने बहुत ही मेहनत से, और आज रिकग्नाइज़ कर रहे हैं आप। अभी जो मैं आ रही हूँ आपके इस वक्त मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, उसी मीटिंग से आ रही हूँ जिसमें लोगों ने कहा है कि यू डिड पाथ ब्रेकिंग वर्क। मैं मुसलमान औरत हूँ, मगर मुझे तो एहसास ही नहीं था। मैं तो साड़ी पहनती थी, मैं तो जो सबसे मामूली साड़ियाँ थी वो मैं पहनती थी सब जगह, हर जगह, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, हर जगह मैं पहुँच जाती थी, और मुझे तो कोई एहसास ही नहीं था। नमाज ज़रूर पढ़ती थी अपने कमरे में, मगर कोई मेरे साथ, जो मेरी चेयरपर्सन थी वो पूजा करती थी, मैं नमाज़ पढ़ती थी उसी कमरे में। तो मतलब ये भी एक ज़िंदगी का तौर तरीक़ा है। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी लीड की, मगर अब जो है वो हालात, और आप सब बच्चे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए क्या फ्यूचर है। हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है, मगर आपके लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है। एंड लोग भाग रहे हैं, मगर 99% लोग कहाँ जाएंगे, उनकी क्या हालत होगी। और मैं वही सवाल आपसे समझना चाहती हूँ कि भारत का और भारतीय मुसलमान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, फ्यूचर तो बहुत ग्रिम है इस वक्त। इस वक्त कोई रास्ता नज़र आता नहीं है। एक एक करके सारी जो हमारी स्टेट्स हैं, वो जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स हैं, वो सारी एक तरह से मुस्तकबिल की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्योंकि एक ही फ़लसफ़ा है कि मुसलमानों को बेसिकली सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिया जाए, और मुसलमानों को अव्वल तो ये कि कहीं ना, अगर हो सके तो उनको सबको एक तरह से समंदर में डुबो देना चाहिए, मगर वो तो मुश्किल है, तो सेकंड क्लास सिटीजन्स बना देना चाहिए। हम इसके लिए बिल्कुल ना हम तैयार हैं, और ना हमारे मासेस तैयार हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा एडवांस, दिस वाज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ हर मज़हब के लोग होते थे, और अब भी हर मज़हब के लोग हैं, मगर
ये पूरा एरिया जो है ये एक मुस्लिम गेटो बन के रह गया है, क्योंकि लोग यहाँ रहने में सेफ महसूस करते हैं। बिल्कुल मैम, मैं आखिरी सवाल आपसे हाँ। ले रही, क्योंकि आपने भारत को बनते बिगड़ते दोनों ही दौर में देखा है। एक आज़ाद भारत और एक मोदी सरकार का नया भारत, क्या बड़ा फ़र्क आप महसूस करती हैं? पूरी वोकैबुलरी बदल गई है, पूरा नज़रिया बदल गया है, और ये चाहे ग्रास रूट्स में ना बदला हो, बार बार लोग ये कहते हैं कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं ये हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं बदला, सब मोहब्बत करते हैं, सब आपस में। मगर जब इस तरह की बयान जब हम सुनते हैं, जिस तरह की वोकैबुलरी होती है, जैसे कि कठमुल्ला की वोकैबुलरी या कटवे की वोकैबुलरी, तो ये तो हम कभी भी नहीं, हम कभी सुनते ही नहीं थे। तो अब ये धीरे धीरे यंग लोगों को, मुझे लगता है कि जब उनके कान में ये अल्फाज पड़ेंगे तो वो भी उसको पलटेंगे, और फिर उसके बाद क्या नतीजा होगा, या तो लोग आपस में मार धाड़ के अपने आप को, एक बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा, और या डिप्रेशन में ऐसे लोग जो आ जाएंगे कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनकी जो हालत है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि आगे जो हिंदुस्तान है उसका मुस्तकबिल इस वक्त बहुत ही भयानक मुस्तकबिल है, और वो मुस्तकबिल हम आँखों से देख रहे हैं, मगर दूसरे मुल्कों में जब यही लोग जाते हैं तो उनकी पूरी काया पलट होती है। तो ये हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो मैं फिर फैज़ अहमद फैज़ को कोट करती हूँ कि ये बहुत लंबी गम की शाम है, मगर हो सकता है कि ये शाम ही हो और इसका कोई सवेरा ही हो। शायद कहीं ना कहीं आसमान पे एक सितारा उभरे, और वो आप जैसे यंग लोगों के चेहरे और आप लोगों की सूरतें देख के मुझे ये उम्मीद लगती है कि आप शायद इस मुल्क को किसी अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकें। धन्यवाद मैम, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, बारीकी से समझाने के लिए कि मोदी सरकार के बाद मुसलमानों की हालात, उनकी स्थिति किस तरीके से बदली है, किस तरीके से प्रताड़ना बढ़ चुकी है। क्योंकि आप देखिए, जहां साफ तौर पर योगी सरकार के मंत्री हों, खुद योगी जी हो, या फिर मोदी सरकार का कैबिनेट ही क्यों ना हो, वो लगातार मुसलमानों के विरुद्ध में हेट स्पीच का इस्तेमाल करते साफ दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय क्या ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।